साथियों, आज देश में जो हालात चल रहे हैं, ये हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं कि इस देश में जो शख्सियत हैं, इस देश की सौहार्द वातावरण को निरंतर बिगाड़ने में लगे हुए हैं। उनसे बहुजन मुक्ति पार्टी बहुजन समाज को निजात दिलाने के लिए पूरे देश में काम कर रही है। दो विचारधाराएं भारत में काम कर रही हैं, एक ब्राह्मणवादी विचारधारा है और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, मसावाद की विचारधारा है। ये दो विचारधाराएं भारत में काम कर रही हैं और इनमें दोनों विचारधाराओं में बड़ी तेज़ी से आज टकराव है, क्योंकि आज संसद से सड़क तक इस विचारधारा का टकराव है। वाम सेवक जो माननीय काशीराम साहब ने इस संगठन बनाया था, उस संगठन ने इस विचारधारा को देश में स्थापित किया है। आज जो ओबीसी वर्ग जो था, जो बिल्कुल दूर भागता था, बाबा साहब का नाम भी नहीं लेना चाहता था और अपने आप को एक बहुत बड़ा कट्टर हिंदू कहता था, आज वो भी अपने आप को शूद्र कहकर अपने को शूद्र संबोधित करते हैं और कहते हैं हम शूद्र हैं और बाबा साहब का वो एक बहुत ज़्यादा आज गुणगान करने का काम कर रहे हैं। तो साथ ही वाम सेव की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम यही चाहते थे कि देश में जो ओबीसी वर्ग है, जो 1931 की जनगणना के आधार पर 52% है, वो एक बहुत बड़ी ताकत है और जो आज ब्राह्मणवाद को जिंदा रखे हुए है। आज की डेट में यदि ब्राह्मणवाद का सुरक्षा कवच है तो भारत में जो 52% ओबीसी है वही सुरक्षा कवच है। हमारा ध्येय यही था, हमारा उद्देश्य ये था कि हम केवल इस सुरक्षा कवच को वहाँ से हटाएं, क्योंकि हमने ये सिद्धांत बना रखा था कि ये ओबीसी वर्ग हमारा चाहे साथ दे ना दे, लेकिन वहाँ से हट जाए, न्यूट्रल हो जाए और इन लोगों का इंतजाम हम अपने आप कर देंगे। इस पर हम पूरे देश में वाम सेव काम कर रही थी। आज बहुजन मुक्ति पार्टी वाम सेव के द्वारा बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उस अपने उद्देश्य को छोड़ दिया। इस कारण से बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण हुआ। अब वाम सेव बहुजन मुक्ति पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का काम कर रही है कि आने वाले समय में ये विचारधारा भारत में स्थापित होगी, इसे आप कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो बहुजन समाज में जो बहुत बड़ा वर्ग है ओबीसी वर्ग, पहले वो इससे दूर भाग रहा था, लेकिन अब वो बहुत नज़दीक आया है और नज़दीक आने के बाद में अब ये जो लड़ाई थी, ये साथियों एक ऐसे मोड़ पर आ रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कल हमारा होगा, कल हम इस देश के शासक बनेंगे। तो साथियों आज हमें उम्मीद लग रही है कि एक बहुत बड़ा वर्ग, मुस्लिमों में इतनी जागृति आ रही है, जो हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है उसके द्वारा मुस्लिम भाइयों में बहुत बड़ी जागृति आ रही है। और आज जो परिवर्तन यात्रा हमारी 12 फरवरी से शुरू हुई बेहट से, आज सहारनपुर में परिवर्तन यात्रा हमारी आई है। तो परविंदर प्रताप जी पूरे देश में बहुजनों में जा जाकर इस विचारधारा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि साथियों ये विचारधारा स्थापित होगी। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जो लोग देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि ये देश उनका नहीं है। जब ये विचारधारा बहुजनों की विचारधारा स्थापित होगी तो साथियों बहुजनों का राज होगा और बहुजन ही इस देश को बचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये देश बहुजनों का है, ये देश उनका नहीं है जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं। जिनका देश नहीं है वो निरंतर इसको लूटते रहेंगे। इसलिए बहुजनों का राज इस देश में स्थापित होना बहुत जरूरी है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का जो 85% वर्ग है उसका राज इस देश में स्थापित होना बहुत जरूरी है। तभी हम इस समस्या से जो आज देश में निर्माण हो चुकी है, तभी इस समस्याओं से, सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। कि हमें सबको मिलजुल कर, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको आगे आना होगा, क्योंकि हमें माइनॉरिटी के भाइयों को देखना होगा कि जब मुगल शासक यहाँ पे थे, अंग्रेज शासक यहाँ पे थे, तो हमारी 33% भागीदारी हर क्षेत्र में थी, शासन सत्ता में हर क्षेत्र में भागीदारी थी, नौकरी में। लेकिन आज हालात इतने हो गए कि सन 47 में तथाकथित आज़ादी मिली, सन 47 के बाद हालात मुस्लिम भाइयों के हो गए कि आज 1 से 1.5% मात्र शासन सत्ता में रह गए हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान किसने पहुँचाया कि कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन किया और कांग्रेस के कारण ये सब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, और ये कांग्रेस आती है तो भाजपा की नीतियों को लागू करती है और भाजपा आती है तो कांग्रेस की नीतियों को लागू करती है। हमें इसे समझने की जरूरत है। तो साथियों भाजपा कम से कम हमें एक खुला हुआ एक दुश्मन है और कांग्रेस एक छुपा हुआ दुश्मन है। छुपे हुए दुश्मन से आदमी धोखा खा जाता है और खुला हुआ दुश्मन होता है, उसको आदमी उससे सतर्क रहता है। तो आज हालात इस देश में यह है कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। यदि हम एकजुट होंगे तो हम इस देश के शासक बनेंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, हमारे सभी महापुरुषों ने कहा कि मसावाद स्थापित होगा, ये लोगों में आपसी इत्तेहाद कायम होगा, तभी हम इस देश के शासक बन सकेंगे। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वाम सेव संगठन जिस तरह से भाजपा को RSS ने आज जमीन से आसमान पर पहुंचाया, और वही वाम सेव एक ऐसा संगठन है जो माननीय काशीराम ने मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये वाम सेव की ताकत थी। और जिस दिन वाम सेव की विचारधारा को छोड़ दिया, जिस दिन बहुजन विचारधारा को बहुजन समाज पार्टी ने छोड़ दिया, साथियों उसका ग्राफ नीचे आज 0 पे आ चुका है। आज
इस मजबूरी बस हमारा पार्टी बनाने का कोई मकसद नहीं था। मजबूरी इस बस हमने बहन जी को बहुत समझाने का प्रयास किया वाम से के लोगों ने, लेकिन बहन जी किसी की सुनती नहीं है, क्योंकि आप सब भी उनके नेचर को जानते हैं। बहन जी किसी की बात नहीं सुनती हैं। जब बात नहीं सुनी तो इस वजह से हमने बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण हुआ, और आज बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ में उसके बैक में वाम सेफ है। और एक न एक दिन साथियों इस देश का हमें शासक बनाने का काम अगर कोई करेगा तो केवल और केवल भारत में एक ही संगठन है, वो है वाम सेफ। तो इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण हमने इसलिए किया है कि आज वाम सेफ की जो विचारधारा है, व्यवस्था परिवर्तन का जो आंदोलन है, उसको पूरा करने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। यानी लड़ाई संसद और सड़क दोनों जगह चलेगी। केवल हम संसद में लड़ाई लड़ें तो भी हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। क्योंकि जो ब्राह्मणवादी ब्राह्मणिकल सिस्टम भारत में है, उसको हमें इस तरह, ये सिस्टम को हमें इस तरह करना है। तो समानता स्थापित करनी है, तो उसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी हमारी संसद में लड़ाई लड़ेगी, और हमारे सामाजिक संगठन है वो साथियों सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई सड़क और संसद दोनों जगह चलेगी, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आज मनुवादी लोग पूरी व्यवस्था पर काबिज हैं और हर तरफ उनका कब्जा है, उसके बाद भी उनकी लड़ाई सड़क और संसद दोनों जगह चल रही है। संसद में वो संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं और सड़क पर उस संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं। तो उनकी लड़ाई सड़क और संसद पर चल रही है। तो साथियों हमें इसे ध्यान में रखते हुए, हम बहुजन भाइयों को इसको ध्यान में रखते हुए, जिसमें ओबीसी माइनॉरिटी SC ST के लोग हैं, और माइनॉरिटी के भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि हम आगे मत चलिए, हम आपसे आगे चलने के लिए तैयार हैं, और केवल आप हमारे पीछे खड़े हो जाइए। हम इन मनुवादियों के दिमाग को अच्छी तरह सुधारने का काम करेंगे। केवल आप हमारे पीछे खड़े हो जाइए, क्योंकि हमने 3.5 लाख लोग 6 अक्टूबर को नागपुर को नागपुर RSS के कार्यालय को हमने घेरा। अब कि RSS के विरोध में लोगों की सोचने की औकात नहीं है, लेकिन हमने उनके RSS कार्यालय को घेरने का काम किया। और मुस्लिम भाइयों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप लोगों को वहां आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई फिर भी पहुंचे, बहुत वहां पर मुस्लिम भाई पहुंचे, किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई। और मोहन भागवत 8 दिन पहले भाग गए, और वहां के जितने कारिंदे थे जब तो देखा कि आप कार्यालय को घेरने के लिए आ रहे हैं, वहां सारे के सारे उनके कारिंदे भाग गए, और वहां पर केवल मिलिट्री पैरामिलिट्री थी और कोई वहां पर नहीं था। तो साथियों वाम सेफ का इतना डर है, क्योंकि एक विचारधारा है, ये विचारधारा को विचारधारा ही काट सकती है। एक तरफ ब्राह्मणवादी विचारधारा है, एक तरफ एक अम्बेडकरवादी विचारधारा है। अम्बेडकरवादी विचारधारा आज इन पर बहुत भारी पड़ चुकी है, और उस विचारधारा को ये हमारे लोग गुमराह करने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। और उस षड्यंत्र में साथियों षड्यंत्र हमारी समझ में आ चुका है, और इस षड्यंत्र को ये बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उसका पर्दाफाश पूरे देश में होने जा रहा है, और आने वाले समय देश में बहुजनों की सत्ता स्थापित होगी। और इसी के लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि वाम सेफ के लोग, वाम सेफ के जितने 88 संगठन ऑफशूट संगठन है, सभी ने अपने सर पर कफन बांध रखा है कि आजादी की लड़ाई है, और इस आजादी की लड़ाई में आप सब लोगों को अपनी आहुति देने की जरूरत। साथियों आज हमें क्या जरूरत पड़ी, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले एक यात्रा और चालू थी भारत जोड़ो, उसको भारत सरकार ने क्या किसी स्टेट की सरकार ने रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उससे उसे फायदा हो रहा था। वो RSS की पिट्ठू वो भी है, RSS के पिट्ठू वो भी है, क्योंकि उसकी सरकार ने, उसी पार्टी ने RSS की बुनियाद रखने का काम किया, और RSS को पैदा करने का काम उसी पार्टी ने किया जो आज भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा कन्याकुमारी से 26 जनवरी को शुरू होनी थी, जिसकी इत्तला शासन प्रशासन और के अंदर स्टेटों को 2 महीने पहले से इत्तला दे रखी थी, लेकिन जब तक हमें नहीं बताया गया कि आपकी यात्रा रोकी जाएगी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहसराम साहब वहां पहुंचे तो उनकी यात्रा रोकी गई, हमारे साथियों को अरेस्ट किया गया। ये क्योंकि अब आपको पता है, हम मानते हैं इस देश के अंदर ना तो वो कांग्रेस से डरती RSS, ना भारतीय जनता पार्टी, ना समाजवादी से डरती, ना बहुजन समाज पार्टी डरती, ना किसी और पार्टी डरती। अगर उसके दिल में अगर डर है और खौफ है तो RSS को अगर डर लगता है तो वाम सेफ संगठन से, बहुजन मुक्ति पार्टी से डरती है, हमारी यात्रा को रोकने का काम करती है। क्योंकि उसे पता है जिस दिन ये 85% लोग, बहुजन समाज के लोग ये जागरूक हो जाएंगे, 1 घंटा लगेगा इनकी सरकार गिराने में, इनके बहुमत को गिराने, इनको झुकाने के लिए 1 घंटे से 1.5 घंटा लगेगा। इसलिए हमसे डरते हैं, हमारी यात्रा को रोकने का काम करते हैं। लेकिन हम कोर्ट पे पहुंचे, हमें कोर्ट से कर्नाटक से इजाजत मिल गई है, हमारी यात्रा कर्नाटक से शुरू हो रही है। इनमें भांडापोर पूरे देश के अंदर मंडल और प्रदेश लेवल पे यात्रा चल रही है। अभी 2-4 दिन में हमारी मंडल की यात्रा भी आने वाली है, वो भी आपके इलाकों में आएगी, वो भी आपको खबर देगी। साथियों मेरा कहने का मतलब यह है कि आज इस देश के अंदर हमारे बड़े ठेकेदार भी, मैं बहुत क्लियर कहना चाह रहा हूं, जो हमारे कौम के ठेकेदार बने हुए हैं, वो भी तरह की बात करके उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं उसकी निंदा करता हूं। जो भी रामला ग्राउंड के अंदर उनका बयान हुआ है, उस बयान की निंदा करता हूं।
मैं भी कलमे का शरीक हूं, मैं भी ईमान वाला हूं, लेकिन अगर ये इस तरह बयानों से अपने मुफाद के लिए कौम को मरवाने का काम करोगे, कौम को पिटवाने का काम करोगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम आप जमीन पे खड़े होकर सड़क पर आपके खिलाफ ये आंदोलन करने का काम करेंगे। मैं उनसे अपील करता हूं कि इस तरह की बयानबाजी ना करें। क्या कि अभी ये बयान क्यों था, 2024 का चुनाव हमारे सिर के ऊपर है, आप फिर वही काम कर रहे हो। इनकी सरकार, इनकी पार्टी चुनाव में इनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन बयानबाजी को बंद करें। बहुत आपके बयानबाजियों के आपका सम्मान करते हैं, आप कौम के बहुत बड़े लीडर हैं, कौम की रहनुमाई करते हैं, कौम आपके ऊपर भरोसा करती है। कौम के भरोसों को तोड़ने का काम ना करें, मैं आपसे अपील करता हूं। साथियों, इसी तरह आज देश के अंदर जब भी कोई मामला आता है, बाम से क्या वो सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, इस देश के अंदर मुसलमानों के लिए अगर कोई संगठन काम करता है, आपसे बगैर पूछे काम करता है, आपसे कहता भी नहीं है, खुद ऐलान कर देता है। सीए एनआरसी के ऊपर बाम से का ऐलान हुआ और भारत बंद का ऐलान हुआ। भारत बंद के बाद 56 इंच का सीना कहने वाला जो अमित शाह ये कहता है 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, आज ठंडे बस्ते पड़ा है, उसकी देन बाम सेब है। तो ये बाम सेब संगठन आरएसएस के खिलाफ, उसके हलकों में हाथ डालने वाला, मोहन भागवत के पे हाथों को खींचने वाला, मोहन भागवत को खौफ पैदा करने वाला, मोहन भागवत को डर करने वाला एक उसका संगठन देश के अंदर है, उसका नाम है बाम सेब संगठन, बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी आज पूरे देश के अंदर काम कर रही है। पूरे देश के अंदर हमारा एक एमएलए नहीं है, हमारा एक एमपी नहीं है, लेकिन विपक्ष का काम बहुजन मुक्ति पार्टी कर रही है। इस देश के अंदर विपक्ष अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है इस देश के अंदर विपक्ष का काम हम कर रहे हैं। आज की इस सभा में जो बाम सेफ ने बुलाई है, बहरहाल मुझे याद किया, उसके लिए शुक्रिया। मेरा मशवरा ये है, देखिए समाज को जगाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ को जगाने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और वो मेहनत सड़कों पर तो दिखती है, जलसों में भी दिख रही है, कहीं हम लोग मीटिंग करते हैं तो उसमें भी नज़र आती है, लेकिन मेरी समझ से बाहर ये हो रहा है कि वो वोट में तब्दील नहीं हो रही। हमें वो रास्ते भी कायम करने चाहिए, उनको अपनाना चाहिए कि किस तरीके से ये जो भीड़ जो हमारे बुलाने पर आती है, आप लोगों के आह्वान पर वो सब आ जाते हैं, सब अपने काम छोड़ देते हैं, अपने खर्चे पर आते हैं, अपनी रोटी खाते हैं। ये बहुत अच्छी बात मैंने देखी है। मैं कई मीटिंगों में गया हूँ कि वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि भंडारा चलेगा। जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम कौम में अगर कोई मीटिंग होगी तो वहाँ देखें ज़रूर चढ़ेंगी। तो उससे घबरा के क्या होता है कि जो भी आदमी अपनी बात को रखने के लिए समाज में आना चाहता है तो वो पीछे हट जाता है कि यार उसको तो 150 आदमियों का खाना भी खिलाना पड़ेगा। ये परंपरा आपकी बाम सेफ में मैंने देखी कि वो नहीं है। अपनी रोटी बांध के जेब में डाल के लेके आता है कार्यकर्ता और वो खाता है और पार्टी पर कोई बोझ नहीं बनता। सबसे अच्छी बात मैंने ये देखी, मैं उसकी सराहना करता हूँ, लेकिन इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसकी वजह मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊँ, आपके संगठन का आदमी और जिम्मेदार आदमी डीपी सिंह इलेक्शन लड़ते हैं, कितने वोट दिए आपने? जबकि डीपी सिंह उस इलाके में, अपने इलाके में, क्षेत्र में सालों से काम कर रहे हैं, एक घर जा रहे हैं। तो आखिर क्यों, ये क्या कमी है? इसका कमी का पॉइंट बिंदु आप लोगों को तलाश करना पड़ेगा, और जब तक उस तलाश करने के बाद में उस पर काम नहीं करेंगे तो हम लोग सिर्फ देखने के लिए तो रहेंगे। भाई भीड़ है, डरने भी शुरू हो गए, आरएसएस डरती है, नो डाउट इसमें। जहाँ ये पैगाम जाता है तो वो घबराहट शुरू हो जाती है, भाग जाते हैं अपने मैदान को छोड़ के, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी तरफ उनसे हमारा काम चलने वाला नहीं है। काम चलेगा जब हमारे एमपी एमएलए बैठेंगे जाकर वहाँ, वो तब काम होगा। क्योंकि हमारी सोच का या आप लोगों की सोच जो है, अगर उस सोच का आदमी वहाँ बैठेगा तभी कुछ काम हो सकता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल इस वक्त पार्लियामेंट में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ सबको मिला के मेरे ख्याल से 180 के करीब बैठते हैं, कि अगर उनके दिमाग में ये बात, 180 के दिमाग में आप लोगों की बात बैठ जाती तो वही अगर इकट्ठे हो जाए तो अभी हुकूमत तो आज ही हिल जाएगी। तो हमें, मेरा एक सुझाव है, आपके जो जिम्मेदार हैं, मतलब उन जिम्मेदारों से मेरा एक सुझाव है कि पहले इन्हें पकड़ो जो ऑलरेडी वहां बैठ गए। वो किसी भी बैनर से गए, किसी भी पार्टी के बैनर से गए। अरे यार, हो तो आप एससी एसटी में, आप माइनॉरिटीज में हो, तो आप उसकी तरफ क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं उसका विरोध करते जो गलत बात हो रही है? तो उनको अगर हम लोगों ने सुधार लिया, मैं कहता हूं उस पर अगर हम लोग काम करेंगे और 10% भी उसमें से टूट के आगे, बौखलाहट पैदा हो जाएगी। आज प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी यहां पर आए हैं, इसी तरह कभी काशीराम जी को, मान्यवर काशीराम जी को
जो बहुजन नायक हैं उनको हमने 2-2, 4-4 लोगों को चौराहों पर एड्रेस करते सुना था। और उस वक्त के कई लोग कहा करते थे कि ये क्या कर लेंगे, इनके पास ना भीड़ है ना संसाधन है। लेकिन वही बहुजन नायक कांशीराम का मूवमेंट, उनका आंदोलन भारत में व्यवस्था परिवर्तन का सूत्रधार बना। और वो समाज जिसको कभी चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता था, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा। जो मूवमेंट चल रहा है पूरे भारत में, उसी का परिणाम है। जो भाषा जब मैं पहले बामसेफ के कार्यक्रमों में जाया करता था बहुजन मुक्ति पार्टी के, तो कई दफा एक ऐसा विचार आया करता था, मन का यहाँ टाइम वेस्ट करना बेकार है। लेकिन अगर आज पूरे भारत में आप देखेंगे, किसी भी मीटिंग में जाएंगे, आज हर आदमी बामसेफ का जिक्र करता है, मान्यवर। यह परिवर्तन यात्रा लगभग 11.5 महीने तक लगातार इसी तरीके से चलती रहेगी। 403 विधानसभाओं में यह यात्रा गुजरेगी, वहां तक पहुंचेगी और आखिरी में 31 जनवरी 2024 को सोनभद्र जिले के अंतर्गत आने वाली 403 नंबर की दुद्धी विधानसभा में इसका समापन कार्यक्रम होगा। इस यात्रा का अपना एक मकसद है, एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है मनुवादियों की गुलामी से मुक्ति दिला करके मूल निवासी बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना, शासक बनाना। आज की तारीख में देश की जो हालात और परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा दयनीय हैं। रूलिंग और अपोजिशन पार्टी के तौर पर जो देश में आज राजनीति करने वाले लोग हैं, वो एक ही शासक जाति के लोग हैं जिनका डीएनए भारत की किसी भी जाति और किसी भी वर्ग के लोगों से, किसी भी धर्म के लोगों से मैच नहीं खाता है, जो बहुसंख्याक लोग हैं, और वो देश के हुक्मरान बने हुए हैं। हमारे बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने अभी बात कही कि वोट में तब्दील नहीं हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत में जो ईवीएम मशीन से चुनाव होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में देश की जनता को बहुत बड़ी आशंकाएं हैं। सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इसके बारे में एक बड़ा तबका देश का जो है वो आशंका व्यक्त कर रहा है कि आखिरकार हमारे वोट की चोरी क्यों होती है, डकैती क्यों डाली जाती है। ईवीएम मशीनों से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता है, यह बात देश की सर्वोच्च न्यायालय भी स्वीकार कर चुकी है और 8 अक्टूबर 2013 को अपना निर्णय सुना। भारत के माननीय चुनाव आयोग को करना चाहिए था, मगर चुनाव आयोग समाधान करने की बजाय बयान देते हैं केवल, और कहते हैं अगर किसी की हिम्मत है तो ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाए। अरे जो बात आप पब्लिकली बयान देकर के कह रहे हैं, वो बात आप सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजी सबूत के तौर पे कहो। इंजीनियर हरि प्रसाद मुरली ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कंपनी ईवीएम मशीन्स को बनाती है, उसके अधिकारियों के सामने और माननीय चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने ईवीएम को हैक करके दिखाया। तो पुलिस प्रशासन की मदद से और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उसको जेल में डालने का काम किया कि हमारा पेटेंट है और आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको हैक करने की। उसको जेल में डाला गया और इतना उसको धमकाया गया, उस वक्त में इतना धमकाया गया कि अभी वो बोलने के लिए तैयार नहीं है इस विषय पर। केवल वही नहीं बल्कि भारत में बहुत सारी पार्टियां भी इस पर बोलने का प्रयास की, मगर उनको ईडी लगा करके, आय से अधिक संपत्ति का डर दिखा करके, सीबीआई लगा करके, इनकम टैक्स की रेट डाल करके उनके मुंह बंद करने का काम वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने चुप कराने का काम किया। 21 पार्टी के लोगों ने, वो बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारियों ने लिख करके दिया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। यह समस्या अभी देश के अंदर में बड़े पैमाने पर है और इसी आधार पर बीजेपी के गुंडे खुल्लम खुल्ला तौर पर कहते हैं कि आप वोट चाहे किसी भी पार्टी को डाल दो, जीतेगा तो भाजपा का ही। कुछ असामाजिक तत्व जो है, एंटी सोशल एलिमेंट जिनको कहा जा सकता है, वो कहते हैं आप किसी को भी वोट डालो, जीतेगा तो बीजेपी का ही।
तो ये खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है और माननीय चुनाव आयोग ऐसे लोगों के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ईवीएम की समस्या का समाधान अभी हुआ नहीं कि दूसरी एक समस्या भी निर्माण होने को है, जिसको आरवीएम कहा गया है। अभी रिमोट लोकेशन वोटिंग मशीन के नाम से आरवीवीएम कह सकते हैं उसको, आरवीएम अभी पूरा नाम उसका उस तरीके से नहीं हुआ है। सुदूर मतदान प्रणाली जिसको हिंदी में एक शुद्ध भाषा में कहा जाए तो, उस पर भी अभी टेस्टिंग करना शुरू कर दिया गया है। जैसे ईवीएम की सबसे पहली शुरुआत 1981 में यानी 82 के अंदर में इंदिरा गांधी जब जीवित हुआ करती थी तो बाई इलेक्शन में पहली बार ईवीएम का प्रयोग करके दिखाया, और उसके बाद में फिर कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के, जो एक ही शासक जाति के लोग हैं, उन्होंने मिलजुल करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ईवीएम के बारे में बहुत लंबा इंतजार किया और 2004 में आखिरकार उसको फुल एंड फाइनल करके देश के लोगों के ऊपर थोपने का काम किया। 2004 से लेकर के 14 तक ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता कांग्रेस ने। यह आरोप किसी और ने नहीं लगाया, बीजेपी के नेताओं ने लगाया, सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया, लालकृष्ण आडवाणी ने लगाया। और जब आरोप का पूरे देश और दुनिया में डंका बजने लगा, कोर्ट तक मामला गया, तो वही सुब्रमण्यम स्वामी, वही लालकृष्ण आडवाणी और बहुत सारे जीवीएल नरसिम्हा राव, ऐसे तमाम जो नेता लोग थे, आज बीजेपी उनको बख्शिश दे रही है, उनको राज्यसभा का सांसद बना रही है और चिड़े चुप बैठे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ भी। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सिंह का प्लान बना। ये खुलासा दुनिया वालों को पता ना चले, क्योंकि दुनिया वालों को क्या मालूम है, इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत की बदनामी कहीं दुनिया में ना हो जाए, इसके लिए सोनिया गांधी जी और इन लोगों ने मिलकर के प्लान बनाया, आरएसएस के लोगों ने, कि तुम चुप रहो, आप भी 10 साल घोटाला करो, हम चुप रहेंगे। अभी वो 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ था एक तरीके से, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा होने को है 24 में, 23 में खत्म हो जाएगा, नया चुनाव होगा, 14 से 24 तक खत्म हो गया। इसको लेकर के भारत का मीडिया और तमाम जो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जी को जो पप्पू और तमाम प्रकार की संज्ञा देकर के उसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी, अभी मीडिया में उसकी इमेज बनाई जा रही है। वो कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे पूरा हो रहा है और साल भर के अंदर में वास्तविक विपक्ष केवल कांग्रेस का, वास्तविक विपक्ष केवल कांग्रेस पार्टी, बीजेपी का वास्तविक विपक्ष केवल कांग्रेस पार्टी ही है, ऐसा प्रचार करने का काम हो रहा है। अब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से निकले भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम लेकर के, ऐसा उन्होंने बयान दिया। तो जिनके बाप दादों ने भारत के टुकड़े करने का काम किया हो, भारत को बांटने का काम किया हो, उस कांग्रेस ने वो भारत जोड़ो यात्रा लेकर चलना है, ये तो कोई समझ की बात, परे की बात है, बाहर की बात है, ये हजम नहीं हो रही है। और जोड़ने निकले भारत को, और आखिरकार में लास्ट में आकर के कश्मीर में जब गए तो उन्होंने बयान दिया, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूं। और कई बार तो उन्होंने जनेऊ दिखाया। और जब संसद में जाते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं, अभी बजट सत्र का जो वो भाषण कर रहे थे उस समय, बजट सत्र के दौरान वो हिंदुस्तान 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 ही चिल्लाए जा रहे हैं। अरे भारत जोड़ने की तुम बात कर रहे हो और हिंदुस्तान कहां से आ गया? ये किस चिड़िया का नाम है? भारत एक गणराज्य है, इंडिया दैट इज भारत, उसको संविधान निर्माताओं ने ट्रांसलेट करके भी बताया है। मगर ये हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, इन द नेम ऑफ हिंदू, ये तमाम SC ST OBC के लोगों को हिंदू के नाम पर मूर्ख बनाने का काम करते हैं और शिकार हो रहे हैं। पिछड़े जाति के लोगों की, OBC के लोगों की जाति जनगणना पर रोक लगाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, जो अपने आप को चुनाव में कहते हैं कि मैं नीच जाति से हूं, मैं तेली हूं, घाची हूं, आप मुझे वोट दो, भाजपा की सरकार बनाओ। उन्होंने OBC की जनगणना पर रोक लगाने का काम किया है। यह जो किसानों की आय को दोगुनी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह किसानों की आय दोगुनी करना तो बहुत दूर की बात है, सपनों की बात हो गई वो। बल्कि लगभग 800 किसानों को मौत के घाट उतारने वाली यह बीजेपी सरकार है। किसानों ने अपनी क्या कहा, उन्होंने किसानों ने कहा कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, हम मैक्सिमम की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें कम से कम हमारी मूल्य में जो लागत आ रही है उसका मूल्य सरकार हमको यह बता दे केवल कि हमको कम से कम कितना आप हमारी फसल को खरीदोगे, यह निर्धारित करके बताए हमको। हमारी लागत मूल्य से भी नीचे हमको हमारी फसल बेचनी पड़ती है जितनी लागत आई है, इस वजह से हम लोग कर्ज में डूब रहे हैं, हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे थे। मगर किसानों की उन बात को सुनने के बजाय एक मिनट के लिए भी
जो किसान हितैषी है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बताती है, किसानों की 1 मिनट की सुनने के लिए भी प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है, मगर मंदिरों में घंटा बजाने के लिए उनके पास में घंटों भर का समय है। मंदिर की आरती उतारने के लिए गंगा की उनके पास में 3-3, 4-4 घंटे का समय है। इसका मतलब एक धर्म विशेष को थोपने का कार्यक्रम हमारे लोगों के ऊपर में हो रहा है, बहुसंख्यक लोगों के ऊपर में वो थोपा जा रहा है। ये संविधान विरोधी कृत्य है, संविधान द्रोही कहा जा सकता है इसको। संविधान कहता है किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से कोई भी अपना पाठ पूजा करने का अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है, मगर आज लोगों के ऊपर में थोपा जा रहा है। युवाओं की 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही गई थी बीजेपी की सरकार में चुनाव के वक्त में। आज हर घर के अंदर में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं है। और जब वो रोजगार मांगते हैं कि भाई अभी आपकी सरकार बन गई, अब तो रोजगार दो, डबल इंजन की सरकार बन गई, अब तो रोजगार दो, तो उनको लाठियां मिलती हैं, उनकी पिटाई होती है, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके योगी जी की पुलिस उनको मारती है। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है उनको पिटाई होती है, हाथ पैर तोड़े जाते हैं, ये बख्शिश उनको मिलती है सरकार में। तो साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से ये 403 विधानसभाओं में हम लोग परिवर्तन यात्रा निकले हैं। परिवर्तन शब्द छोटा है, देखने को छोटा है, मगर इसमें बहुत बड़ी ताकत लगती है। ये बदलाव आपकी जिंदगी में आपकी आने वाली नस्लों को, आपकी पीढ़ियों को बचाने के लिए, गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, गरीबी भुखमरी से मुक्ति दिलाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। हम देख रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर जा रहे हैं, अलग अलग मोहल्ले नुक्कड़ सभाओं में इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जो हमको अनुभव मिल रहा है, किसानों की जो फसल को सींचने के लिए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, बिजली के बिल अनगिनत, इतना अनकाउंटेड बिल आता है कि वो बिजली का बिल देकर के उनको हार्ट अटैक पड़ने लग जाता है। कई सारी घटनाएं ऐसे देखने को मिली हैं। घरेलू कनेक्शनों के बिल तेजी से आ रहे हैं, 2000, 5000, 10,000, 15,000 लाखों रुपए के बिल किसानों के आ रहे हैं। क्या करे आदमी? रोजगार खत्म कर दिया गया। नए श्रम कानून के नाम पर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों से उनका शोषण करने का काम इस सरकार कर रही है। 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे तक गुलामी किया जा रहा है और वेतन केवल 8 घंटे का दिया जा रहा है। समस्या ही समस्या हमारी तरफ है। तो इसलिए इन तमाम समस्याओं से अगर आप लोग निजात पाना चाहते हो तो मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों से, सम्मानित मतदाताओं से यह अपील करना चाहूंगा कि आने वाले 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी को आपको रोकना है, इसको परास्त करना है, तो हम लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ देना होगा। इसके लिए हम लोग हर बूथ पर 10 यूथ लोगों को तैयार कर रहे हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को रोकने की हिम्मत अकेले समाजवादी पार्टी की नहीं है। आज की तारीख में बसपा का तो नाम लेना ही बेकार है एकदम से। क्या है उसका? कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में बीजेपी को रोकने की ताकत कांग्रेस पार्टी में भी नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव लड़ेंगे तब भी कुछ भी होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 लोकसभा की सीटें हैं। अगर सपा बसपा के लोग मिलकर के भी लड़ते तो भी बीजेपी को रोक नहीं सकते हैं। यह प्रयोग करके देख लिया है उन्होंने 2019 के अंदर में। संगठित शक्ति हम लोग मिलजुल करके अगर चुनाव लड़ते, हमारी लड़ाई 419 लोकसभा सीटों पर हम लोगों ने पहली बार अपना कैंडिडेट खड़ा करने का काम किया था 2014 में, और अभी 543 सीटों पर हमारी पूरे भारत भर के अंदर में तैयारी चल रही है बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा। हम उसके लिए सारे राज्यों के अंदर में अभी ये तैयारी साल भर पहले से शुरू कर दिए हैं। लगातार हमारी परिवर्तन यात्राओं का दौर हर राज्य में चल रहा है। ये बदलाव लाने के लिए अधिवेशन, कार्यक्रम, प्रोग्राम सभी राज्यों में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारी 1-2 नहीं बल्कि 18 कमिश्नरियों की 18 यात्राएं समानांतर चल रही हैं, और 19वीं मेरी खुद की प्रदेश स्तरीय परिवर्तन यात्रा में चला रहा हूं, जो 403 विधानसभा में लेकर जाने वाला हूं। भारत की एकमात्र इकलौती पहली पार्टी है मेरे साथियों। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, जो सच्चाई होती है उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लोगों को जल्दी हजम नहीं आती है, झूठी बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं, क्योंकि एक झूठ को 100 बार अगर बोला जाए तो उनको सच लगने लगता है। मन की बातें लोगों को समझ में आती हैं, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से झूठ को फैलाया जाता है। तो ये
जो सच्चाई है उसको हजम करने के लिए, सच्चाई को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। आज नहीं कल समझ में आएगा लोगों को हमारे। हमें कोई इस बात के लिए शिकायत नहीं है हमारे लोगों से, मगर इस देश में परिवर्तन होकर रहेगा। बहुजन मुक्ति पार्टी आज देश को दिशा देने लायक है। हम लोगों ने सीए कानून के खिलाफ में 29 जनवरी 2020 को हम लोगों ने पूरे देश के अंदर में भारत बंद करने का काम किया, उसका समर्थन करने का काम किया। 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के हमारे आंदोलन बराबर रहे। किसानों के 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने मजबूर किया, बहुजन मुक्ति पार्टी ने मजबूर किया। बताइए आप लोग, कोई भी बता सकता है कितने आंदोलन किए किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने? मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे माननीय अखिलेश यादव जी, एक बयान तक जारी नहीं किया उस समय। कितने आंदोलन किए बसपा प्रमुख मायावती जी ने? मैं तो इन लोगों को केवल बेचारे मानता हूं। अभी इनके बस की बात नहीं है। ये तो केवल अपने संपत्तियों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए लगे हुए हैं। जिस दिन उन्होंने ईमानदारी से समाज की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, वो उस दिन ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जो हालात आज बीजेपी के द्वारा हो रहा है, इसलिए इन्होंने सरेंडर कर दिया है। जो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते, वो समाज की आप लोगों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ये स्थिति आज की तारीख में है। साथियों, मैं अपने सभी भाइयों से, उत्तर प्रदेश के साथियों से यह अपील करना चाहूंगा कि इस परिवर्तन यात्रा को आप, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के फेसबुक पेज से लाइव टेलीकास्ट इसका हमेशा होता है, आप जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करें। और न केवल उत्तर प्रदेश देश के अंदर में, बल्कि दुनिया भर के लगभग 20-22 कंट्रियों के लोग इसको जो है सुनते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इज द ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया की ताकत है। मेनस्ट्रीम मीडिया हमको हाइड करने का काम करती है। सोशल मीडिया से हम लोग घर घर तक, जन जन तक हाउस होल्ड की पार्टी बनाने की तैयारी में हैं। और एक बहुत बड़ा जन समर्थन हमको देखने को मिल रहा है हमारे समाज के द्वारा, मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के द्वारा भारी जन समर्थन आज बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में खड़ा हो रहा है। और निश्चित तौर पर हमको ये यकीन नहीं, पूरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका बंदोबस्त करने लायक आज की तारीख में हम लोग हो चुके हैं। जो थोड़ी बहुत कमाबेशी है उसको भी हम लोग आने वाले समय में 2-4-6 महीनों में पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। आप लोग इसमें तन मन धन के साथ में साथ और सहयोग करेंगे। इसी चंद बातों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय मूल्यवान।